बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज हम जो है वही जो हमने हेपेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी सर्जरी और मेडिसिन को जो साथ कर रहे थे ना, तो वैसे ही हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है एसआईटीज़ वाला ना। तो बेटे एसआईटीज़ क्या होती है? अब ये जो है ना सेकंड कॉम्प्लिकेशन है आपकी सिरोसिस की। सिरोसिस मैंने क्या बताया था कि एंड स्टेज लिवर डिसीज़ है, जिसमें लिवर की फिब्रोसिस हो जाती है। इरिवर्सिबल एंड स्टेज लिवर डिसीज़ है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका एक ही इलाज है कि आप लिवर को ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, तो उसका जो है ये कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस हमने कर रहे थे। हमने पहले पोर्टल हाइपरटेंशन को देख लिया था। अब जो नेक्स्ट है बस हमारे पास क्या है, एसआईटीज़। तो एसआईटीज़ क्या होती है बेटे? आपको पता होगा कि क्या होता है कि एक्युमुलेशन हो जाती है एक्सेस फ्लूइड, एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्सेस फ्लूइड मिलता है, और कब डिटेक्टेबल होगा? जब क्या हो जाए, इट बिकम क्लिनिकली डिटेक्टेबल व्हेन एटलीस्ट 500 ml हैज़ एक्युमुलेटेड। मतलब जब 500 ml एटलीस्ट एक्युमुलेट हो जाए फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, देन वो क्लिनिकली डिटेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसको ना हम वो इसमें एक तो जब हम पेशेंट की एब्डोमेन देखेंगे ना, तो उसकी ना एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई होगी, उसका एब्डोमेन पूरा इस तरह से ना डिस्टेंड हुआ पड़ा होगा। और दूसरा जब हम उसको ना वो फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस देखेंगे ना, अगर जिसने बेड साइड पड़ी हुई है, अब बेड साइड मेरे पास यहाँ पे रखी हुई नहीं है और मैं दिखा देती, तो आप लोग खुद भी जिसने परफॉर्मेंस की होगी लाइक हॉस्पिटल में, जिसने हिस्ट्रीज और एग्जामिनेशन की होगी ना, तो फ्लूइड थ्रिल किस तरह से करते हैं, शिफ्टिंग डलनेस और किस में करते हैं, एसआईटीज़ वाले पेशेंट। मतलब ऐसे पेशेंट जिसमें हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल रही है और हमें लग रहा है कि मतलब इस मतलब हिस्ट्री है सिरोसिस की या लिवर डैमेज की, और हमें ना वो लग रहा है कि भाई इसके ना फ्लूइड लाइक लग रहा है ना, एब्डोमेन में डिस्टेंशन हुई हुई है, तो फिर हम फ्लूइड थ्रिल चेक करते हैं और शिफ्टिंग थ्रिल। तो ये पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब कि क्या है, हाँ उस बंदे को 100% क्या है, एसआईटीज़ है। और परकशन ये हमें परकस करते हैं ना इसमें, तो परकशन करते हैं तो वो हमें फिर फ्लूइड थ्रिल मिल जा पॉजिटिव आ जाते हैं वो साइन। वो अब मैं करके नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी पेशेंट भी नहीं है। ठीक है, और घर में तो कोई सुनेगा ही भी नहीं मेरा पेशेंट बनने के लिए ना, कि मैं उस पर परफॉर्म करके दिखा सकूँ। खैर, आप लोगों ने किया होगा। अच्छा, पैथोजेनेसिस की क्या है बेटे? मैंने यही बताया ना कि ये जो है अभी जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था पोर्टल हाइपरटेंशन, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पोर्टल वेन में क्या हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है वहाँ पे, इस वजह से जो है क्या हो जाती है, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्लड होता है ना, ब्लड फ्लो वो बैक फ्लो जाता है। जब वो बैक फ्लो जाएगा, ठीक है, तो एक तो वो इसोफेजियल वेरिसेस कॉज करेगा, कोलेटरल वेन की डायलेशन करेगा, जो इसोफेगस के कोलेटरल्स होते हैं ना उनकी। और दूसरा क्या करेगा कि जो है जाहिर सी बात है सिनोसाइडल हाइपरटेंशन, वही पोर्टल हाइपरटेंशन, तो जो कि सिरोसिस की वजह से हो रही होती है, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि थर्ड स्पीड पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, वो फिर कहाँ आ रहा है, पेट में आ रहा है ना। जब फ्लूइड वहाँ से लॉस हो रहा है तो वो कहाँ आ रहा है, वो सारा पेट में जमा हो रहा है, एब्डोमेन में जमा हो रहा है, और फिर वो एब्डोमेन में जमा हो रहा है, तभी तो एसआईटीज़ कॉज कर रहा है, तभी तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल रही है, तभी तो हमें फ्लूइड थ्रू शिफ्टिंग डलनेस और परकशन पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, और वो एटलीस्ट 500 ml होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद और दूसरा कॉज ये हो सकता है कि हाइपो एल्बुमिनिया हो। मतलब एल्बुमिन कहाँ से बनता है, एक सेंस वाली बात है। एक पेशेंट है जिसको लिवर सिरोसिस है, लाइक उसका बिल्कुल लिवर ख़त्म हो गया है, और आपको पता है कि एल्बुमिन हमारा जो मेन ऑर्गन है ना वो लिवर ही है, तो लिवर के सारे काम वो सब कुछ मैंने वो लेक्चर जो स्टार्टिंग किया ना उसको देख लो। ठीक है, तो अब हाइपो एल्बुमिनिया नाम में ही काम दे, हाँ एल्बुमिन का लेवल जब कम होगा, एल्बुमिन का लेवल क्यों कम हो रहा है, एल्बुमिन प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ से बन रही है, एल्बुमिन लिवर से बन रही है ना। अब लिवर ही ख़राब है पेशेंट का, तो क्या होगा, प्रोटीन कम बनेगी, या तो बनेगी नहीं है, बिल्कुल कम बनेगी। तो हाइपो एल्बुमिनिया मतलब प्रोटीन कम बन रही है, तो क्या होगा, जब वेजल्स, ये वेजल है ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्लूइड को रिटेन करके रखता है वो कौन होता है, प्रोटीन होता है ना। अब प्रोटीन ही कम बन रहा है, प्रोटीन नहीं है, कम है, तो क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो गया। ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से ही था ना, जो कि उसको रिटेन करके रख रहा था ब्लड प्लाज्मा को, ब्लड वो ठीक है फ्लूइड को। अब वो ही नहीं रहा प्रोटीन, ऑनकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो गया, कम हो गया, प्रोटीन ना होने की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर भी ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया कि वेजल से वो जो फ्लूइड था वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ये इंटस्टिशियल स्पेस में आ रहा है। जब वो वहाँ पे आ रहा है तो किसका, एडिमा की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो यही बताना चाह रही हूँ कि बेटे कॉज डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, वो ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से होता है, प्रोटीन कम है तो ऑनकोटिक प्रेशर भी कम है। ठीक है, और ट्रांसडिशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। और बाकी जो है
क्या है कि हेपेटिक लिम्फ पर्कुलेशन हो जाती है हेपेटिक लिम्फ नोड की पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, और स्प्लांकिक वेज़ोडाइलेशन, इंटेस्टाइनल फ्लूइड लीकेज हो जाता है जिस तरह से मैंने आपको बताया, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? वो सोडियम और वाटर की टेंशन करना ना। अब यहाँ पे एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिटेंशन करता है सोडियम और वाटर की, क्योंकि वेजल से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो इस वजह से इसको रिटेंशन करनी पड़ रही है, और ये सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। अच्छा, यहाँ पे मैंने पेंसिल से एक पूरी कहानी बताई है, अगर आपको समझ आ रहा है। देखो ये सिरोसिस है ना, अब सिरोसिस से क्या है आपको एक तो मैंने बताया कि अगर वो है एक तो ये स्प्लांकिंग वेज़ोडाइलेशन मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड लीकेज हो रहा है, क्योंकि वो बैक फ्लो हो रहा है ना, तो वहाँ पे फिर वेज़ोडाइलेशन हो रही है, और फिर उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज, अब खुद ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो जो आपकी किडनी है वहाँ पे भी ब्लड फ्लो कम जा रहा है, मतलब डिक्रीज रीनल फ्लो भी हुआ है, और फिर उसकी जब भी किडनी को कम ब्लड फ्लो मिलता है तो उसके नतीजे में रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, सोडियम और वाटर की टेंशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम वाटर रिटेंशन यहाँ से भी हो रही होती है। दूसरा, एल्डोस्टेरोन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म देखा ना आपने, उसकी वजह से मजीद सोडियम वाटर रिटेंशन हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जहाँ पे सोडियम होगा उसके साथ वाटर तो आएगा ना, और मजीद जो है कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। ये जो, अच्छा आप बोलोगे ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? बेटे एल्डोस्टेरोन मेटाबोलाइज होता है लिवर से। अब लिवर ही नहीं रहा पेशेंट का, ख़राब हुआ पड़ा है, तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन मेटाबोलाइज नहीं होगा, और वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा बॉडी में। जाहिर सी बात है, जब मेटाबोलाइज नहीं हो रहा लिवर से, लिवर क्योंकि ख़राब है, इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो अब ये बॉडी में रहेगा, और रह के क्या करेगा, बार बार सोडियम वाटर की टेंशन करेगा, क्योंकि मेटाबोलाइज करने वाली जो चीज़ थी लिवर, वही ख़त्म है। अब क्या होगा, एल्बुमिन कम है क्योंकि लिवर ख़राब है, ठीक है, और वही हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा, एल्डोस्टेरोन के मतलब मेटाबोलाइज ना होने से सोडियम वाटर रिटेंशन होगी, फिर क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वेजल्स में ना, क्योंकि सोडियम वाटर रिटेंशन हो रही है, और वेजल्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो मजीद फ्लूइड लीकेज होगी और मजीद एसाइटीज होगा। मैंने क्या बताया कि ऑनकोटिक प्रेशर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया ना, प्रोटीन कम होने से ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो गया, तो फ्लूइड लॉस हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब क्या हो रहा है कि लिवर ख़राब होने से एल्डोस्टेरोन भी मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, इस वजह से हाइपर एल्डोस्टेरोन की कंडीशन हमें नज़र आ रही है। अब वो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम वाटर रिटेंशन करेगा, और मजीद जो है यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम वाटर की टेंशन करके इसको वो करेगा, इंक्रीज वेजल हाइड्रो क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है ना वेजल्स का, उसको बढ़ा देगा ड्यू टू सोडियम वाटर रिटेंशन। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेजल में बढ़ेगा तो क्या होगा, दोबारा इंटरस्टिशियल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन ही नहीं है जो उसको रिटेन करके रखे, वो दोबारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, उस तरह से साइटिस डेवलप्ड होगी। सो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी है मैंने यहाँ पे पेंसिल में जो लिखी थी उससे मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो कुछ भी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, वही सारी जो सिरोसिस का अगर आपका शुरू से एक कॉन्सेप्ट बना है जो मैं वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 समझा रही हूँ, तो आप खुद बोलोगे कि हाँ इसमें ये चीज़ है, लिवर ख़राब है तो एल्बुमिन प्रोटीन नहीं बन रही है, कम बन रही है, तो हाइपर एल्बुमिनिया से ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ तो एसाइटिस डेवलप हो सकती है। इस तरह से एल्डोस्टेरोन लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, तो लिवर नहीं रहा तो वो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन होगी, मजीद एसाइटिस आपको मिल सकती है, ठीक है। स्प्लेनिक वेज़ोडाइलेशन होगी, बैक फ्लो हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड लीकेज हो रही है, ठीक है, और पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है, वही बात है, सारी वही बात है, मतलब एक चीज़ को घुमा घुमा के यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है साथ से, तो आप ये खुद आपके लिए आसानी, मतलब आप खुद बता सकते हो कि हाँ ये है। अच्छा, अब हम पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे, हमें पता चल गया कि यार इसको एसाइटीज़ है, ठीक है, और इसको पहले कभी सिरोसिस हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन सब कुछ कर लिया और हम पता चल के हाँ एसाइटीज़। अब हम क्या करेंगे, हम पेशेंट की जो सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे, हम उसे कहेंगे कि आपने 200 मिलीग्राम पर डे के लिहाज से लेनी है, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे, ठीक है, कि 800 ml से 1000 ml तक जो है वो करना है। माइल्ड एसाइटिस पोन टू बेड रेस्ट, और जो माइल्ड एसाइटिस होगी ना, मतलब ज़्यादा वर्ड्स नहीं होगी, तो हम उसे बेड रेस्ट देंगे और डायरेटिक लिख के दे देंगे, ठीक है, माइल्ड के लिए। और बाकी सोडियम वाटर रिस्ट्रिक्शन वही लिखा हुआ है 100 मिलीमोल पर डे। नो एडेड सॉल्ट डाइट हम उसे बोलेंगे सॉल्ट डाइट आपने नहीं लेनी, ठीक है, सोडियम इंटेक कम करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर 1 से 1.5 लीटर पर डे के लिए से मतलब लेना है, ठीक है। और बाकी वही जब सोडियम ये हो, बस ये याद रखो, वाटर 1 इतना लीटर है, 1 से 1.5 लीटर, वो सोडियम जो है 100 मिलीमोल पर डे। ये मिली मोल के लिहाज से था, जो ऊपर था वो मैंने उसके लिहाज से बताया था, मिलीग्राम के लिहाज से ना, ये मिलीग्राम है, ये मिली मोल है, तो ये ज़रा देख लेना, ठीक है। अच्छा, डायरेटिक्स हम कौन से डायरेटिक्स आपको बताया कि फ्यूरोसेमाइड होते हैं, ठीक है,
और फिर उसमें क्या या ये डायोटिक क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम होगा ना उसको कम करेंगे, और जो मतलब एसआईटी किस वजह से हुई है, फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से हुई है ना, तो ये डायोटिक उस फ्लूइड को, उस वॉल्यूम को कम करेगा। किस तरह से कम करेगा कि यूरिनी वो करेगा, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगा, ताकि यूरिन के थ्रू उस को बाहर हम बॉडी से करके मतलब बाहर निकाल सके उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को, ताकि एसआईटी से रिलीफ मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ है इसका काम, स्पाइरोलेक्टोन, एल्डोस्टेरोन। और बाकी एल्डोस्टेरोन को रोकने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि लीवर तो रहा नहीं जो उसको मेटाबोलाइज करे, तो उसको एल्डोस्टेरोन को हमने उसका काम बंद करवाना है, सोडियम वाटर रिटेंशन, ताकि वो ना कराए। तो हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, स्पाइरोलेक्टोन वाली मेडिसिन देंगे ना, तो वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस देंगे तो वो एल्डोस्टेरोन अपना काम मतलब कम बंद कर देगा। एंटागोनिस्ट हम उसका एंटागोनिस्ट कर रहे हैं, उसके काम को एंटा कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, और कैन भी कंबाइन, और उसको हम लोग डायोटिक फ्यूरोसेमाइड के साथ भी कंबाइन कर दे सकते हैं। बस वही चीज़ है, वही चीज़ बस आपने डायोटिक स्पाइरोलेक्टोन याद रखना है कि वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और फ्यूरोसेमाइड दे दिया हमने। रिफ्रैक्टिव केसेस में क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्टिव एसाइटीज़ होती है ना, वो ना डायोटिक रेजिस्टेंट एसाइटीज़ होती है, तो फिर उसमें क्या करते हैं हम, फिर जाहिर सी बात है ऐसी एसआईटी जो कि इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही डायरेटिक्स को, स्पाइरोलेक्टोन, फ्यूरोसेमाइड को, तो फिर क्या हम करते हैं, हम जो है ना फिर रिफ्रैक्टिव केसेस के लिए लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम जो है ना 3 से 5 लीटर फ्लूइड पर डे के लिहाज से जो है ना फ्लूइड को रिमूव करते हैं बॉडी से, और ये फर्स्ट लाइन है रिफ्रैक्टिव केसेस के लिए। ठीक है, जिसमें मैसिव एसाइटीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, उसमें और रिफ्रैक्टिव केस में कि वो जो पेशेंट है ना वो डायरेक्टिक्स से मतलब उसका काम नहीं बन रहा, वो मज़ीद वैसी ही कंडीशन है और मज़ीद वर्स्ट हो गई है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें उसका वॉल्यूम पर डे के लिहाज से निकालना होगा, जिसे हम लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसजूला इंट्राहेपेटिक पोस्ट सिस्टमिक शंट में ये करते हैं कि ये भी रिफ्रैक्टिव एसाइटिस के लिए होता है, और ये इम्प्रूव नहीं करता मोर्टेलिटी को, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन से मतलब वो कर लेता है। तो बस यही चीज़ है। ठीक है, इसमें एक बाईपास हम लगा देते हैं, जिस तरह से मैंने आपको सर्जरी में बताया था, ताकि बैक फ्लो से प्रिवेंट हो सके। अच्छा, इसके अलावा कॉजेज ऑफ एसाइटीज़ हैं। अब ये कह रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया था ना, ये जो है ना, अगर मैं यहाँ से बताऊँ पहले, सीरम एल्बुमिन, एस सीरम, और ए फॉर एल्बुमिन, और ए फॉर एल्बुमिन लेवल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। ठीक है, तो इसको साक कह लो या जो भी कह लो, तो ये जो है ना स्टैंड करता है कि सीरम एल्बुमिन एसाइटिक फ्लूइड ग्रेडियंट को स्टैंड करता है। ठीक है, इसको हम ये पढ़ते हैं कि सीरम एल्बुमिन एसाइटिक फ्लूइड ग्रेडियंट कहते हैं, और इसको मैंने बता दिया कि किस तरह से हम करते हैं। और बाकी ये हेल्पफुल होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई सेकेंडरी टू पोर्टल हाइपरटेंशन है या कोई दूसरा कॉज है। ठीक है, जो एसाइटीज़ हुई है ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हुई है या कोई दूसरा कॉज है, तो उसके लिए फिर ये हमें हेल्प करता है कि कौन, सीरम एल्बुमिन एसाइटिक फ्लूइड ग्रेडियंट। अच्छा, ऐसा एक्सुडेट एसाइटीज़ होती है और एक ट्रांसुडेट होती है। एक्सुडेट एसाइटीज़ वो होगी जिसमें प्रोटीन कंसनट्रेशन क्या होगी, मोर देन 25 ग्राम लीटर मिलेगी आपको, और जो सीरम एल्बुमिन एसाइटिक ग्रेडियंट होगा ना वो आपको लेस देन 1.1 ग्राम डेसीलीटर मिलेगा। ठीक है, जबकि ट्रांसुडेट में क्या है कि आपको मोर देन 1.1 ग्राम डेसीलीटर मिलेगा सीरम एल्बुमिन एसाइटिक ग्रेडियंट, और जो प्रोटीन कंसंट्रेशन आपको लेस देन 25 ग्राम लीटर मिलेगी। खुद सोचो, हमने यही पढ़ा था ना सिरोसिस में कि उसका प्रोटीन जो है वो कम हो जाती है, 25 ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, क्योंकि लिवर ही नहीं रहा जो प्रोटीन को बना रहा है। तो हमेशा जो सिरोसिस से रिलेटेड होगा ना वो कौन सी एसाइटीज़ होगी, ट्रांसुडेटिव एसाइटीज, जिसमें प्रोटीन लेवल कम है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बन रहा, प्रोटीन पुअर है, सेल पुअर फ्लूइड है। ठीक है, और यही जो है ना आपकी किससे होती है रिलेटेड, पोर्टल हाइपरटेंशन इसका कॉज होता है, या एक्सिरोसिस कह लो। और एक्सुडेट में प्रोटीन रिच होती है क्योंकि मोर देन 25, और सेल रिच होती है, और इस वजह से डिफ्रेंशिएट करते हैं एसाइटिक एल्बुमिन दिस मच लेस, कि डिफ्रेंशिएट होता है बिटवीन सीरम और जो एल्बुमिन होता है ना वो क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि हम किस तरह से निकालेंगे कि है सीरम एल्बुमिन, अगर यहाँ पे सीरम एल्बुमिन भी ज़्यादा है। ठीक है, एक्सुडेट में, और साथ में एसाइटिक फ्लूइड जो, ठीक है, लाइक एक्सुडेट में सीरम एल्बुमिन ज़्यादा है और एल्बुमिन एसाइटिक फ्लूइड भी क्या है, ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो रेशो हमेशा कम आएगा, तो वही कह रहे हैं कि रेशो इसका लेस आता है एक्सुडेट का, जबकि इसका जो ट्रांसुडेट का रेशो होता है ना, क्योंकि दोनों कम है तो रेशो इसका हाई आता है। ठीक है, तो यही बस रेशो याद रखना कि ट्रांसुडेट में रेशो हाई होता है और एक्सुडेट में लेस होता है। बाकी मेन चीज़ तो मैंने प्रोटीन का जो आपको बताया ना कि प्रोटीन कम बन रही है ट्रांसुडेट में, और कम किस वजह से बन रही है, क्योंकि लिवर सिरोसिस हुआ है, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें मतलब ये कॉज है, तो यही मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
और बाकी ये डिफरेंस देख लो वही कि जब सीरम एल्बुमिन एसिडिक फ्लूइड ग्रेडियंट मोर देन 1.1 ग्राम डेसीलीटर हो तो वो ट्रांसुडेट है, लेस हो तो वो एक्सुडेट है। देखो इसकी जो कॉजेज़ में आता है ना वो सिरोसिस आती है, जैसे मैं बता रही थी कि अगर ये आपको ज़्यादा मिल रहा है तो इसको हम सिरोसिस, कोई एक्यूट हेपेटाइटिस है, कोई लिवर, मतलब लिवर के सारे वो होंगे। राइट साइड हार्ट फेलियर है, क्योंकि ये सारा सिरोसिस का, जैसे मैंने बताया है ना आप लोगों को कि राइट साइड कोई हार्ट फेलियर जिससे से बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट शेरी सिंड्रोम है जिसमें जो है ना कॉमन हेपेटिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस है, स्प्लेनिक में कोई थ्रोम्बोसिस हो गई जिससे ब्लैक शिस्टोस में कोई इन्फेक्शन है। और बाकी जो नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड एसाइटीज़ है ना उसमें पेरिटोनाइटिस होगा, कोई ट्यूबरकुलोसिस की टीबी की वजह से, कोई कार्सिनोजिन कैर्सिनोमेटस की वजह से, पेनक्राइटिस की वजह से, वेस्कुलाइटिस, मतलब कोई अदर कॉज होगा। हाइपरटेंशन से रिलेटेड हाइपरटेंशन का कॉज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड जो एसाइटीज़ है उसमें आपको ये कॉजेज़ है उसके, और ये आपको खुद भी पता है कि हाँ ये कॉजेज़ होंगे। और अगर ये कॉजेज़ नहीं है, कोई दूसरा कॉज है और उसमें आपको जो है सीरम एल्बुमिन एसिडिक ग्रेडियंट लेस देन 1.1 और प्रोटीन आपको मोर देन 25 मिल रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये एक्सुडेट वाला एसाइटीज़ है, जो कि नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड एसाइटीज़ है, जिसमें ये सारे कॉजेज़ होते हैं। हाइपोएल्बुमिया, क्योंकि हाइपोएल्बुमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी होता है। मैंने जब नेफ्रोलॉजी पढ़ाई थी तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सारे कॉज होते हैं, ठीक है। सो बस इसमें यही है, इसमें कोई इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, बस एक्सुडेट वाला याद रखना, ट्रांसुडेट वाला याद रखना, इनके कॉजेज़ देख लेना। और ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी कि हम डायरेटिक्स देंगे और सोडियम वाटर की रिस्ट्रिक्शन करेंगे बस। और अगर वो पेशेंट उससे रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर रिफ्रैक्टिव केसेस में पैरासिंथेसिस करेंगे और ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोस्ट सिस्टमिक बाईपास बना देंगे, ठीक है, ताकि उससे इस तरह से रिलीफ मिल सके। क्योंकि ज़ाहिर से बजाय मेडिसिन से वो नहीं कर रहा तो फिर हम उसमें ये रिफ्रैक्टिव केसेस में ये करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एसाइटीज़ का था। और मैं सर्जरी से भी दिखा देती हूँ। सर्जरी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही सारी चीज़ें लिखी, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, वही लेजन, पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है, पूरा देखो पूरा कॉपी पेस्ट की, वही एब्डोमिनल डिस्टिलेशन फ्लूइड थे आपको पॉजिटिव मिलेगी। और वही आपने एल्डोस्टेरोन ड्रग्स दे दिए। रिफ्रैक्टिव केसेस अगर वो नहीं मतलब रिफ्रैक्टिव एसाइटीज़ है, वो डायरेटिक और सोडियम वाटर उससे काम नहीं बन रहा, बहुत वर्स्ट एसाइटीज़ है, रिफ्रैक्टिव एसाइटीज़ है, वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, तो फिर हम लार्ज वॉल्यूम पेरासिंथेसिस करेंगे, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है रिफ्रैक्टिव एसाइटीज़ के लिए। और 3 से 5 लीटर पर डे, वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। ट्रांसजुगुलर सर्जिकल शंट, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अगर उससे भी काम नहीं बन रहा तो फिर एट दी एंड हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे ही आएंगे ना। और बाकी क्या है, या पेरिटोनियो वीनस शंटिंग कर देंगे, ठीक है। और वही चीज़ें जो मैंने आपको नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन की जैसे जो एसाइटीज़ हो रही है उसकी ये कॉजेज़ है, और उसमें आपको मोर देन 1.2 ग्राम पर डेसीलीटर सीरम एल्बुमिन एसिडिक ग्रेडियंट मिलेगा, जबकि उसमें लेस मिलेगा। और ये एक्सुडेट है, ये ट्रांसुडेट है, इसकी कॉजेज़ अलग है। ये नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन है, मतलब किसी दूसरे कॉज की वजह से, टीबी की इन्फेक्शन से, कोई वेस्कुलाइटिस है, कोई हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोई हाइपोएल्बुमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हुआ है, तो ये उसकी वजह। और बाकी वही कहानी है जो मैंने वहाँ बताई थी मेडिसिन में, ठीक है। तो सेम है पूरा सर्जरी में भी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है। अच्छा, तो एसोफेजियल वेरिसेस में मैंने क्या बताया था कि बेटे जब भी बैक फ्लो होता है ना, लाइक नॉर्मल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर के पास जो है ब्लड फ्लो जा रहा होता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो वो बैक फ्लो आ रहा होता है ना। तो जब वो बैक फ्लो आता है तो वो बैक फ्लो आके दोबारा से डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आएगा, तो एसोफेगस के पास जो कोलेटरल वेन्स पड़ी होती है ना, तो वो दोबारा उसके अंदर जा रहा होता है, वो बैक फ्लो हो गया ना। तो जो कोलेटरल वेन के पास जब दोबारा ये रिवर्स करेगा ब्लड और कोलेटरल वेन में जाएगा, तो इसमें डायलिटेशन कर देगा। तो एक वक्त ऐसा होगा कि इतनी ज़्यादा डायलिटेशन के यहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो वही कह रहे हैं कि एसोफेजियल वेरिसेस किस वजह से होती है। इट रिजल्ट फ्रॉम पोर्टल सिस्टमिक शंट विच आर फॉर्म व्हेनेवर सिस्टमिक एंड पोर्टल सर्कुलेशन शेयर कॉमन कैपिलरी बड्स, ठीक है। इट प्रेजेंट विद हेमेटोमेसिस, और इसमें वही मैं कह रही हूँ कि जब बहुत डायलेशन की वजह से आखिरकार कोई ब्लीडिंग भी हो सकती है। अपर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी इन पेशेंट में, सिरोसिस के पेशेंट में। और वही पोर्ट सिस्टमिक शंट जो है फॉर्म होता है बिटवीन एसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो ये आपको वो बता रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैंने कहानी बताई है उसको याद रख लो, जो मैं बार बार बता रही हूँ शुरू से। पोस्ट सिस्टमिक शंट याद रख लो, ठीक है। और हेमेटोमेसिस जिससे मैंने कि आखिर डायलिटेशन फिर से क्या होगा, एट द एंड ब्लीडिंग भी हो सकती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट है, हमने क्या करनी है, री ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम इमरजेंसी में बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमने पल्स, जाहिर सी बात है ब्लीडिंग हो रही है तो बीपी चेक करना है, पल्स चेक करनी है, और उसको आईवी जो है लाइन लगा देनी है, इंट्रावेनस लाइन लगा देनी है, ठीक है, ताकि अगर जो है उसको खून की ज़रूरत हो तो हम पहले से जो है क्रॉस मैचिंग हमने की हुई और उसका पहले से क्रॉस मैचिंग ब्लड उसके लिए अवेलेबल
अवेलेबल हो और हम लगा सकें। नॉर्मल सलाइन हम लगाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और टेलीप्रेजेंट जो है ये एक वेजोप्रेसिन है जो कि क्या कर देता है, वेजस को वेजस में वेजोस्पेजम कर देता है, मतलब उनको जो ब्लीडिंग हो रही है ना उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो वेजोप्रेसिन का ये काम है। टेलीप्रेसिन जिसे ये वेजोप्रेसिन भी से कहते हैं, मतलब ये रिड्यूस कर देता है पोर्टल प्रेशर को, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि हम उसे इन्फेक्शन से बचा सकें। अर्जेंट एंडोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर क्या वजह है। एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन कर, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे आपने जाके ना वो बैंड लाइगेशन कर देनी है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। प्रोटॉन पाइल इनहिबिटर दे दो। सेकेंडरी ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी अल्सरेशन की वजह से, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रोटॉन पाइल इनहिबिटर, मतलब ताकि अल्सर ना बने ना, मतलब कोई अल्सर था फिर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या तो आपने प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर दे दिया। और इसमें ना एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन आप स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हो, स्क्लेरोटिंग एजेंट लगते हैं, ठीक है। वही चीज़ें हैं कि स्क्लेरोथेरेपी, एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन भी होती है, स्क्लेरोथेरेपी भी होती है। स्क्लेरोथेरेपी भी होती है कि स्क्लेरोटिंग एजेंट लगते हैं उस जगह पे ना, फिर वहाँ से स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग। और बलून टेम्पनार्ड भी होता है कि आप जो है ना उसमें बलून जाके जो है वो कर दो, इन्फ्लेट कर दो, तो वहाँ से भी आपको मिलेगा। बाकी वही ट्रांस इंट्रासिस्टमिक शंट जो मैंने बताया था वो भी सेम है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, सारा ट्रीटमेंट सेम ही है। अच्छा, आगे वही चीज़ें लिखी, बैंड लाइगेशन जैसे मैंने बताया। स्क्लेरोथेरेपी में एजेंट जो है मोस्टली वो होता है, मैंने लिखा है पॉलीडोकॉनल, ये मैंने सर्जरी से लिखा था, वहाँ पे है तो मैं बताऊँगी। टेलीप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस, ये वेजोप्रेसिन है, ये क्या कर देती है, एक्यूट ब्लड को स्टॉप कर देती है, ठीक है। और बाकी ये यूज़फुल है और ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी है कि एरिथमिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं। बलून टेम्पोनार्ड मैंने बता दी, मतलब मैंने सारी चीज़ें वहीं एक्सप्लेन कर दी फर्स्ट पेज में ना। ट्रांस इंट्राहेपेटिक पोस्ट सिस्टम, जिसमें हम एक बाईपास बना दिया ताकि प्रेशर को रिलीव कर सकें हम, ठीक है। स्टेंट लगा दिया पोर्टल वेन में और पेटिक वेन में, मतलब एक बाईपास वो कर दिया। और इसके इन्फेरेंसी हो सकती है, ये हो सकता है। और इससे बलून टेम्पोनार्ड से परफोरेशन कॉम्प्लिकेशन ये है कि परफोरेशन हो सकती है कि अगर आपने इतना वो कर दिया कि वो परफोरेट ही कर दिया उसको ना, तो ये चीज़ है। इस वजह वैसे से बीटा ब्लॉकर वही कह रहे हैं कि नॉन सेलेक्टिव बीटा प्रोपेनॉल जो है ना वो यूज़ होता है प्राइमरी प्रिपरेशन ऑफ वेरसल ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। मतलब ब्लीडिंग अभी नहीं हुई उसको पहले से हमने प्रोपेनॉल दे दी, ठीक है। और बाकी प्रोफाइलेटिव बेंडिंग में भी ये बीटा ब्लॉकर एफिकेसी इसकी देखी गई है। और बस ये याद रख लो जो मैंने स्टार्ट में बताया ना कि एक्यूट ब्लीडिंग को प्रोफाइलली ये प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट रिकरेंट वेरसल ब्लीडिंग को भी ये प्रिवेंट कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब मैंने पूरी चीज़ को यहीं पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपको भी टाइम बचे और काम भी हो जाए। तो अब देखो यही चीज़ मैं आपको यहाँ सर्जरी से बता रही हूँ, सारी चीज़ें हुई है। ब्लीडिंग इज़ कॉमन लोअर एसोफेगस में, ठीक है, अपर जीआईटी हेमेटोमेसिस में, पोस्ट सिस्टम में इट रिजल्ट फ्रॉम फोर सिस्टमिक शन एंड प्रेजेंट करता है हेमेटोमेसिस, मतलब जैसे मतलब कि अपर जीआईटी ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली अकर होती है लोअर एसोफेगस में भी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोलेट्रल वो डायलेटेड वेन हो जाती है ना, तो वो चीज़ें हैं सारी। और बाकी वही यहाँ पे ना पोर्टल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन दी हुई है, इसको छोड़ दो। ये वही इमरजेंसी मैनेजमेंट है कि आपने आईवी पहले से लगा दो, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है ना तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वही ब्लड जो मैंने कहानी बताई ना, वही बैंड लाइगेशन स्क्लेरोथेरेपी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीडोकॉनल या एथेनॉल दे सकते हो, एथेनॉल डेट है क्या है वो लगा दिया हमने। फार्माकोलॉजिकल एजेंट में हमने वेजोकंस्ट्रक्शन पोर्टल एंड फ्लो मैकेनिज्म, जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट होता है उसका मैकेनिज्म ये होता है कि स्प्लैंकिंग वेजो कंस्ट्रक्शन कर देना। मैंने बताया था कि क्यों करते हैं, ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन हो सके, वो ब्लीडिंग जो है हम उसे स्टॉप कर सके, रिड्यूस कर सके पोर्टल फ्लो को और प्रेशर को, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो पोर्टल फ्लो भी कम हो जाएगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा, इससे जो ब्लीडिंग हो रही है ना वो कम होगी, जो मैंने बताया था आपको। और उसमें हम टेलीप्रेसिन आ जाता है, ऑक्ट्रोट्राइड आ जाता है, वेजोप्रेसिन आ जाते हैं, पोर्टेंट वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे अब इतना वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि वेजोप्रेसिन है, मतलब वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देता है। और क्यों, ताकि ब्लड फ्लो प्रेशर को कम कर सके, ठीक है बेटे। तो वही चीज़ है। बलून टेम्पोनार्ड इसकी कॉम्प्लिकेशन वही है कि ये परफोरेशन भी कॉज कर सकता है। और ट्रांसएंट्राइबल जो कि हम स्टेंट लगा देते हैं पोर्टल और स्प्लेनिक वेन में, एक बाईपास कर देते हैं, इसकी भी कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। मतलब जाहिर सी बात है उसमें कोई पोर्टल वेन स्प्लेनिक में जो आप स्टेंट लगाने वो थ्रोम्बोसिस में भी हो सकता है। बाकी यही चीज़ें है, इसको छोड़ दो। सर्जिकल और बाकी इसमें क्या है, नॉन सेलेक्टिव शंट है ये, एंड टू एंड, इसको छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो खुद पढ़ लेना। बाकी एट दी एंड अगर
फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, रिकरेंट वेरिसल ब्लीडिंग है, मतलब स्टॉप ही नहीं हो रही और बार बार वो रिकरेंसी हो ही जा रही है, उसमें सेकेंडरी स्प्लीनिंग और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब उसकी वजह से ना, और वो होती जा रही है। तो फिर आपने स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैनक्राइटिस में होता है और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस कॉमन कॉम्प्लिकेशन लिवर सिरोसिस में होता है। तो देखो, लिवर सिरोसिस में तो पोर्टल वेन याद रखना, और स्प्लीनिक वेन सिरोसिस में भी होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन किस में होता है, पैनक्राइटिस में, ठीक है। स्प्लीनिक में पी आ रहा है ना, तो पैनक्रियाटिस में होगा, ये बात याद रख लो। और जब ये होगा ना, जो बार बार मतलब ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही, स्प्लीनिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से दोबारा से रिकरेंट वेरिसल ब्लीडिंग मिल रही है, तो फिर आप उसमें स्प्लीनेक्टोमी करो, क्योंकि फिर तो दूसरा कोई तरीका ही नहीं है ना। लिवर ट्रांसप्लांट द ओनली थेरेपी विच विल ट्रीट पोर्टल हाइपरटेंशन डिलाइन। अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन में मतलब कि एट दी एंड हम अगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन मतलब ट्रीटमेंट पोर्टल हाइपरटेंशन यही कि आप लिवर ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है। आप लीवर ट्रांसप्लांट करोगे, पोर्टल हाइपरटेंशन और जो अंडरलाइन सारे लीवर डिसीज है वो सारे खुद ब खुद क्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेडिसिन में जो इसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ऑलरेडी सारी चीज़ें जब मैं सिरोसिस बता रही थी ना, तो मैंने सारी चीज़ें उसी के साथ कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि ये जो है ना, ये एक साइकेट्रिक सिंड्रोम है जो कि सिरोसिस की वजह से होता है, ठीक है। और इससे पेशेंट जो है कोमा में जा सकता है, ड्राउजी, कंफ्यूज होगा और एट द एंड कोमा में जाएगा, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नॉर्मल लिवर में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन सब्सटेंस बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो बनते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, मेटाबोलाइज हो जाते हैं गट में ना। लेकिन क्योंकि लिवर नहीं है, नॉर्मल लिवर नहीं है, तो अब ये नाइट्रोजन सब्सटेंस मेटाबोलाइज नहीं होंगे। अब जब ये नहीं हो रहे सिरोसिस में, मतलब एंड स्टेज लिवर डिसीज, लिवर फेल हो गया है, तो ये नाइट्रोजन जब मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो बेटे फिर ये न्यूरोटॉक्सिक है ना, तो ये कहाँ जाएंगे, ये ब्रेन में जाएंगे। जब ब्रेन को इफेक्ट करेंगे तो देन इट्स कॉल्ड हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। मतलब हेपेटिक मतलब लिवर की वजह से इंसेफेलोपैथी, ब्रेन डैमेज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, नाम में ही काम है, फेलियर ऑफ लिवर टू डिटॉक्सिफाई नॉक्सिस एजेंट ऑफ गट ऑरिजिन। मतलब वही कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ लिवर की वजह से आपका जो है ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लिवर ने न्यूरोटॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई करना था, क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा तो वो जाके और ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। ब्रेन डैमेज होगा तो बंदा कंफ्यूज होगा, ड्राउजी होगा और द एंड कोमा में जा सकता है। इस वजह से इसे न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम कहते हैं। कुछ नई बात है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जैसे मैंने लिवर में बताया कि लिवर डैमेज, लिवर फेलियर से, सिरोसिस से CNS पे तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी आपने देख ली। आगे मैं आपको बताऊंगी कि लिवर पे, लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि हेपेटिक पल्मोनरी सिंड्रोम आप देखोगे। यहाँ पे आपने न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम देखा है ना, कि CNS पे जो इफेक्ट हो रहा है लिवर के ख़राब होने से, जो लंग पे जो इफेक्ट होगा लिवर के ख़राब होने से उसे हम हेपेटिक पल्मोनरी सिंड्रोम कहेंगे, आगे बताऊंगी। और किडनी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है लिवर ख़राब होने से उसे हम हेपेटिक रीनल सिंड्रोम कहेंगे। नाम में ही काम है, इस तरह से मैंने बताया। अच्छा, अब न्यूरोटॉक्सिक जो है ना, ये जो नाइट्रोजन होते हैं, ये जो बैक्टीरियल के फ्लेटस से बैक्टीरिया के फ्लेटस से प्रोड्यूस मतलब निकलते हैं और फिर वो मेटाबोलाइज नहीं होते क्योंकि लिवर ही ख़राब है, सिरोसिस हुई है। तो ये ना फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड के तौर पे, और फिर उससे इंसेफेलोपैथी करवा रहे होते हैं, ठीक है। और वही चीज़ लिखी हुई है कि प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरेशन होगी, कन्फ्यूजन, ड्राउजनेस और एग्रेसिव कोमा होगा। और उसके अच्छा दूसरा ना, उसके ना आप जब तो उनको बोलेंगे कि आप अपने हाथ दिखाएं तो उनके ना हाथ इस तरह से फ्लैपिंग ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। उसे कहते हैं एस्ट्रेक्सिस। ये बेड साइड में हम परफॉर्म भी करवाते हैं पेशेंट से ना। कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया मिलेगा, मतलब वो जब आप उसे बोलोगे ना कि आप कुछ स्टार ड्रॉ करके दिखाएं, आप उसको पेन दोगे और कॉपी, तो वो पेपर दोगे ना पेन, तो वो नहीं ड्रॉ कर पाएगा। तो इसका मतलब कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया हुआ है तो उसको ना। और हाइपर रेफ्लेक्सिया, बायलेटरल एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। और ECG में ना आपको जब आप EEG करवाओगे, क्योंकि ये इंसेफेलोपैथी है ना, तो आप इसमें दिमाग की जो करवाओगे ना उसे EEG कहते हैं, ठीक है। तो EEG जब करवाओगे ना, दिल के लिए तो हम ECG करते हैं, इसके लिए EEG करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ना डिफ्यूज स्लोइंग ऑफ जो अल्फ़ा वेव होगी ना वो स्लो मिलेंगे, और डेवलपमेंट किसकी मिलेगी, डेल्टा वेव की। तो इस तरह से याद रख लो, अल्फ़ा वेव स्लो मिलेंगे और किसकी वो मिलेगी आपको, डेल्टा वेव की डेवलपमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बाकी इसमें और तो कुछ नहीं है ना। बाकी ये स्टेजिंग देख लो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में ना पेशेंट उसकी जो कंसंट्रेशन होगी बहुत पुअर होगी और सही से बोल नहीं पाएगा, स्लर स्पीच होगी।
और बाकी ग्रेड 2 में ड्राउजी होगा, ठीक है, और बाकी काम तो कर पाएगा लेकिन थोड़ा सा ड्राउजी होगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा उसका। ग्रेड 3 में ये होगा कि वो कंफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा स्लीपी लाइक होगा। ग्रेड 4 में कोमा में जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। इसकी ट्रीटमेंट हम ये क्या लेक्टिलोज दे सकते हैं। लेक्टिलोज क्या करेगा, जो मतलब इन पेशेंट में ना, मतलब ये एक लैक्सेटिव है और ये रिड्यूस करता है कोलोन पीएच को, और जो कोलोनिक अमोनिया है ना उसको, क्योंकि मैंने कहा ना कि न्यूरोटॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, तो अमोनिया भी एक न्यूरोटॉक्सिक है, ये भी रेज होता है ना एन्सेफेलोपैथी में। तो क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, ये अमोनिया सब। तो अब क्या होगा कि उस जो अमोनिया है जो कि कोलोन को अफेक्ट कर रहा है, तो उस मतलब लैक्टिलोज बेसिकली ना ये आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। तो जो अमोनिया लिमिट कर रहा है ना क्रोनिक, ठीक है, तो ये जो लैक्टिलोज होता है ना, ये अमोनिया एब्जॉर्प्शन को लिमिट करता है ताकि कोलोन से इसकी वो नहीं हो और रिड्यूस कर सके पीएच को। बस इतना याद रखो कि लैक्टिलोज उसको प्रिवेंट, उस नियोमाइसिन देते हैं अमोनिया प्रोड्यूसिंग। अच्छा, इसके मैंने वो नहीं बताया, ठीक है। एंटीबायोटिक दे देंगे अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो गट में है ना, जहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए नियोमाइसिन दे दी। लैक्टिलोज हमने इस वजह से कि जो गट में बैक्टीरिया है ना जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि लिवर तो रहा नहीं कि उसको मेटाबोलाइज कर सके, तो हम क्या करेंगे, हम लैक्टिलोज देंगे ताकि जो है ये अमोनिया एब्जॉर्ब ना हो, वो निकल जाए फीसिस के साथ ना, क्योंकि हमारा लीवर ख़राब है, तो इस वजह से जो है लैक्टिलोज देते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टिलोज क्या करता है, लिमिट कर देता है उसके एब्जॉर्प्शन को, और नियोमाइसिन ये डिक्रीज कर देता है, वही सेम काम है तकरीबन। रिफेक्सामिन देते हैं, वही बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ बाउल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ताकि बैक्टीरियल कंटेंट कम होगा तो न्यूरोटॉक्सिक भी कम होंगे, क्योंकि लिवर रहा नहीं, तो हमने इस तरह से लैक्टिलोज, नियोमाइसिन, रिफेक्सामिन दे दी, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, इसको छोड़ दो। क्रॉनिक लिवर डिसीज़ में ये आपको मिलता है विंडोस्केलेटल मसल। अब ये कह रहे हैं कि हमने डिक्रीज डाइटरी प्रोटीन करवानी है, ठीक है, और हमने ब्रांच चेन अमाइनो एसिड प्रेफर करने। क्रॉनिक लिवर डिसीज़ में ना हमने ब्रांच चेन अमाइनो एसिड प्रेफर करने कि आपने ब्रांच चेन अमाइनो एसिड लेने। क्यों? क्योंकि वो मेटाबोलाइज होते हैं स्केलेटल मसल से, क्योंकि लिवर तो ख़राब हो गया ना, तो अब हमने कोई ऐसी चीज़ देनी है जो कि कोई दूसरा भी काम करवा सके, जिस तरह स्केलेटल मसल मेटाबोलाइज करने ब्रांच चेन, तो आप ये वाली प्रोटीन दे सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। ओपियाइड्स दे सकते हो, सिडेटिव, सॉरी, ओपियाइड और सिडेटिव हमने जो है ना वो इसमें अवॉइड करनी, क्योंकि मोस्टली ड्रग्स की वजह से भी होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो होता है ना प्रेसिपिटेट फैक्टर, ये होता है कि अब इस चीज़ को मजीद वर्स जो है ना, कोई ड्रग्स आप अगर ले रहे हो, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो, कोई सिडेटिव ले रहे हो, या डिहाइड्रेशन, पेशेंट एक तो इंसेफेलोपैथी है, वो डिहाइड्रेटेड भी है, ठीक है, और हाइपोकैलेमिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस इंसेफेलोपैथी को मजीद वर्स कर सकती है। तो आपने ओपियाइड और ये सिडेटिव को अवॉइड करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अब इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, कि एब्डोमिनल पेन मिलेगा, रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी उस पर, और बाउल साउंड जब आप फील करोगे तो वो आपको नहीं सुनाई देगी, एब्सेंट बाउल साउंड, ठीक है। बाकी क्या है, वही एब्डोमिनल पेन होगा, एसाइटिस, फीवर। मैंने यहाँ पे देखो प्रोग्रेसिव एंसेफेलोपैथी, ये सारी पेरिटोनाइटिस की कोई इन्फेक्शन हो गया है अब उसमें ना। अब उसमें जब होगा तो आपको जब आप देखोगे, पेशेंट टेस्ट करवाओगे, तो आपको न्यूट्रोफिल काउंट रेज मिलेगा, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है वो ई कोलाई होता है, ये याद रखना। और ट्रीटमेंट हम वही, जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन हुआ है ना, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है, कि अब जो एसाइटिस जो डेवलप्ड हुई थी ना, उसमें कोई वो हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो जब हम भी वो पेशेंट टेस्ट करते हैं ना, तो उसको हम चेक करते हैं कि कहीं उसमें ल्यूकोसाइड, न्यूट्रोफिल काउंट तो बढ़ा तो नहीं है। तो अगर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा है तो इसका मतलब कि उसको पेरिटोनाइटिस भी हो गई है, बैक्टीरियल ना। और फिर मोस्ट कॉमन जो होता है वो ई कोलाई होता है, बाकी स्ट्रेप्टोकोकाई भी हो सकता है, लेकिन ई कोलाई की वजह से मोस्ट कॉमन देखा गया है। और उसमें फिर एंटीबायोटिक ही देंगे, थर्ड जनरेशन सेफ्ट्रायोक्सोन दे दी, बाकी प्रिवेंशन के लिए फ्लोरोक्विनोलोल दे दी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और न्यूरोफ्लॉक्सासिन, ये सारी चीज़ें हमने दे दी, एंटीबायोटिक ही देंगे, ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वही हेपेटोरीनल सिंड्रोम के हेपेटिक की वजह से रीनल पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। तो किस तरह से पड़ रहा है कि देखो हाइपोवोलेमिया हो रहा है ना, हाइपोवोलेमिया कम, जब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट कम होगा और किडनी के पास फ्लो कम जाएगा, एक्यूट किडनी जो इंजरी हो सकती है और रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। इस तरह से पूरा क्लियर, तो सिवियर रीनल वेजो कंस्ट्रक्शन होगी ड्यू टू एक्सट्रीम अंडर फीलिंग ऑफ आर्टियल सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि आर्टियल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है और वहाँ पे रीनल वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो ये इस वजह से इसकी पैथोजेनेस है। इस यहाँ पे ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिन आपको मोर देन मिलता है, ठीक है। और बाकी सिरोसिस विद एसाइटिस होगी, क्रेटिन बड़ा होगा, बाकी कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई शॉक में जा रहा है, कोई या नेफ्रोटिक ड्रग्स यूज़ किए, कोई अदर कोई हिस्ट्री नहीं होगी। अगर आपको जो है ना
ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिल रहा है और एसआईटीज़ भी मिल रहा है, और आपको कोई उसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही कि उसको कोई शॉक या कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, कोई रीनल कोई प्रॉब्लम थी पहले या हुई हुई है, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, तो इसका मतलब 100% क्या है कि उसको हेपेटिक की वजह से रीनल सिंड्रोम है, उसका रीनल बिल्कुल सिस्टम सही है, ठीक है। जो इसका क्रिएटिनिन और ये जो एसआईटीज़ है ना, ये हेपेटिक की वजह से रीनल पे फ़र्क पड़ा है, तो यह जो है ना आपको दिखी है। इसकी फर्दर टाइप 1 है, टाइप 2 है, ठीक है। जो रैपिडली प्रोग्रेसिव डिटोरेशन होती है ना टाइप 1 में होती है, जो स्लोली होती है वो टाइप 2 में होती है। बेटर प्रोग्नोसिस 2 की है, पुअर इसकी, क्योंकि रैपिडली तो ये प्रोग्रेस हो रहा है, इसमें क्रिएटिनिन आपको 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ा हुआ मिलेगा। 3 कह लो या 2.5 कह लो, एक ही बात है, ये मैंने नेफ्रो में भी बढ़ाया था, ठीक है। टाइप 2 जो है रिफ्रैक्टिव साइटिस के साथ है, तो ट्रांस इंट्रा पोस्टसिस्टमिक शंट करवा लो, ठीक है। बट बाकी 1 में आप ऑक्टेट्राइड और वही साइड टेलोप्रेसिन दे दो, ठीक है। बाकी जो डेफिनेट ट्रीटमेंट वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है। और हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम के हेपेटिक की वजह से लिवर पे वो लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम है, ठीक है। अब इसमें एडवांस सिरोसिस का केस है, और साथ में क्या है रेजिस्टेंट हाइपोक्सिया, मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेशन जो है ना, जो सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन है वो लेस देन 70 मिलीमरकरी है, या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कह लो, ठीक है। तो अगर वो लेस देन 70 है और इंट्रापल्मोनरी वस्कुलर डायलिटेशन हुई है, ठीक है, और इंट्रेंसिक कोई इंट्रेंसिक पल्मोनरी डिसीज़ नहीं है, जिस तरह से आपने रीनल में देखा कि कोई और केस नहीं था उसका ना रीनल का, तो हम समझ जाए कि ये हेपेटिक की वजह से हुआ है। तो इस तरह का कोई लंग्स का कोई केस ना हो, ठीक है। लंग्स बिल्कुल उसकी आपने हिस्ट्री ली, रिपोर्ट सारी चीज़ें लंग्स की ठीक है, लेकिन लंग्स में जो प्रॉब्लम है उसकी जो सेचुरेशन कम हो रही है ऑक्सीजन की, लेस देन 70 मिली, प्रेशर कम है ना, पार्शियल प्रेशर 70 मिली, तो इसका सेचुरेशन कम हो रही है। तो अगर उसकी कम हो रही है तो इसका मतलब कि ये कोई हेपेटिक के, क्योंकि उसका सिरोसिस का केस है, आपको देखिए रिपोर्ट्स, आपने कहा कि अच्छा ये इसका जो लंग्स पे इफेक्ट है ये इसके लिवर के डैमेज होने की वजह से है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोडक्शन बिलीव टू इम्पोर्टेंट पैथोजेनेसिस, ठीक है। और बाकी इसमें क्लबिंग आपको साइनोसिस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड फूड उस पार्ट तक इफेक्ट हो तो साइनोसिस मिलेगी। बाकी ये प्लेटनिया और ऑर्थोडिक्सोक्सिया सिंड्रोम, इसमें क्या मिलता है कि पेशेंट जो है ना खड़ा होता है, खड़े खड़े ही गिर जाता है, क्योंकि उसमें हाइपोक्सिया हो रहा होता है, डिस्पनिया हो रहा होता है, इंट्रापल्मोनरी शंटिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो प्लेटनिया ऑर्थोडिक्सोक्सिया सिंड्रोम में क्या है कि पेशेंट खड़े खड़े ही गिर जाता है, कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, बस आपने लिवर ट्रांसप्लांट कर देना है, ठीक है। तो बस सिरोसिस में यही याद रखना कि लिवर ट्रांसप्लांट ही एट दी एंड हमारे पास ट्रीटमेंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, और ये बिल्कुल इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो मैंने बस इसको ऊपर से ही पढ़ाया है, बाकी आप लोग देख लो। और ये हमारा हो गया है, अब नेक्स्ट हम जो है ना हेपेटाइटिस को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।